मैनीट्रीरियर डिजीज। मैनीट्रीरियर डिजीज में क्या होता है, इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। इसमें होता क्या है आपका, हाइपरप्लेजिया आ जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया। लेकिन किस चीज का हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। जो स्टमक का म्यूकोजा है उसका क्या हो जाएगा आपको, हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। लेकिन जब आपको हाइपर देखें, जो हाइपरप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, मतलब कि फर्ज करो ये क्या है, स्टमक है, और स्टमक की सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं म्यूकोजा। तो अगर इसका हाइपरप्लेजिया हो जाए तो इसको हम कहते हैं मैनीट्रीरियर डिजीज, मुश्किल सा इसका नाम है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपकी हो जाती है जी, इसको आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक फाइंडिंग मिलेगी जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिड, हाइपर हाइपरट्रॉफिड। इसमें क्या होगी, हाइपरट्रॉफिड रूगे। ठीक है, आपको जो स्टमक के अंदर आपको मतलब जो रूगे होते हैं, आपको पता है कि स्टमक के अंदर ना लाइनिंग सी होती है, और उसको हम कहते हैं रूगे। और जो आपका ये रूगे हैं, या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो आप जब आपको ये डिजीज होगी, उसका हाइपरप्लेजिया होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड रूगे। ठीक है, आपको एक फाइंडिंग मिलेगी जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिड रूगे, दैट विल बी लुक लाइक ब्रेन गायरी। आपको पता है ना, जो आपका दिमाग होता है, दिमाग में डिफरेंट डिप्रेशन है, और उन डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, गायरस कहते हैं। सिंगुलर को गायरस कहते हैं और प्लूरल को गायरी कहते हैं। तो ये जो आपके रोगे होंगे, ये इट विल बी लुक लाइक ब्रेन गायरी। ठीक है, इट विल बी लुक लाइक ब्रेन गायरी। तो इसमें क्या होगा, आपको हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, किसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा का। और उसमें जो आपका स्टमक है, उसमें आपको क्या मिलेंगे, हाइपरट्रॉफिड रूगे मिलेंगे। उसमें आपको क्या मिलेंगे, हाइपरट्रॉफिड रूगे मिलेंगे। और उसके बाद आगे उसने लिखा हुआ है कि इट कॉज एक्सेस म्यूकोजल प्रोडक्शन। इसमें ना म्यूकस बहुत ज्यादा पैदा होता है। इट कॉजेज इट कॉजेज एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। इसमें म्यूकस बहुत ज्यादा पैदा होगा। इसमें एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगी। इसमें क्या होगी, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगी विद रिजल्टेंट प्रोटीन, विद डिक्रीज रिजल्टेंट प्रोटीन। ठीक है, मतलब इसमें आप एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इसमें म्यूकस ज्यादा बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें म्यूकस ज्यादा बनेगा। लेकिन इसमें एक और अहम बात है, वो ये है कि इसमें एट्रोफी हो जाती है। इसमें किस चीज की एट्रोफी हो जाती है, एट्रोफी ऑफ प्राइटल सेल। इसमें एट्रोफी ऑफ प्राइटल सेल, जो आपके प्राइटल सेल है उनकी क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। तो जाहिर बात है, जब प्राइटल सेल की एट्रोफी होगी तो क्या होगा, जब प्राइटल सेल की एट्रोफी होगी तो क्या होगा, आपका एचसीएल कम बनेगा। तो आपकी ये जो डिजीज है, इसमें हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रॉफिड रुगे मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है प्राइटल सेल्स की, और जिससे क्या हो जाता है, एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है, एसिड आपको कम मिलता है। और इट इज प्री कैंसरस। ये क्या है, मतलब कैंसर की पहली स्टेज है। मतलब जाहिर मैंने आपको बताया भी था कि जो हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, जो हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया में मतलब ना आप कह लें कि हाइपरप्लेजिया इज वेरी रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। कि जब भी हाइपरप्लेजिया होता है आपको कैंसर हो सकता है। तो आप, इट इज प्री कैंसरस। ठीक है, इट इज प्री कैंसरस। और इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, जो इसका मरीज होगा, इसका मरीज किस तरह आपके पास आएगा। ठीक है, इसका मरीज आपके पास आएगा एपीगैस्ट्रिक पेन के साथ। ठीक है, वो कहेगा डॉक्टर साहब एपीगैस्ट्रिक पेन होती है, एपीगैस्ट्रिक पेन होती है, पेट में दर्द होती है, और क्या है, उसको भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया है। ठीक है, उसको क्या है, एनोरेक्सिया है। और वेट लॉस होगा। ठीक है, उसको क्या होगा, वेट लॉस होगा। मैंने आपको ये शायद बताया भी था कि जब आप में हाइपरप्लेजिया चल रहा होता है, या आप में कोई कैंसर चल रहा होता है, तो आपका वेट बहुत जल्दी से लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेट लॉस होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, और क्या होगा, आपको एनोरेक्सिया होगा। उसके अलावा क्या होगी, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, आपको उल्टियां बहुत ज्यादा आएंगी। उसके अलावा आपको अडीमा हो सकता है। ठीक है, आपको क्या हो सकता है, अडीमा हो सकता है। अब जब अडीमा होगा, तो अडीमा क्यों होगा, अडीमा विल बी ड्यू टू डिक्रीज मतलब इसमें क्या होगा, प्रोटीन लॉस की वजह से। प्रोटीन मतलब चूंकि जाहिर बात है हाइपरप्लेजिया हो रहा है, हाइपरप्लेजिया से शेडिंग होगी, शेडिंग से जो प्रोटीन है आपकी लॉस हो रही है, जब लॉस होंगी तो क्या होगा, आपको अडीमा हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है लॉस कैसे हो रही है, देखिए हाइपरप्लेजिया हो रहा है, हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या हो रहा है, जब हाइपरप्लेजिया होगा तो उसकी शेडिंग भी होगी, जब उसकी शेडिंग होगी तो प्रोटीन लॉस होगा। ठीक हो गया। इसमें आपको क्या मिल सकता है, अडीमा मिल सकता है, वेट लॉस मिल सकता है, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और एपिगैस्ट्रिक पेन। ये सारी चीजें आप में ज्यादा मिल होंगी। ठीक हो गया जी, इसमें गैस्ट्रिन ज्यादा होगा और आपका एसिड कम होगा। ठीक है, एसिड कम होगा क्योंकि उसकी पाइटल सेल की एट्रोफी हो गई है, और गैस्ट्रिन क्या होगा, आप में इसको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अब आप ना एक चीज क्लियर कर लें अपने माइंड पे, बल्कि अपनी बुक पे लिख लें। देखें, हमारे पास दो डिजीजेस होती हैं, एक एक को हम कहते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, और एक को हम कहते हैं मैनीटीरियर डिजीज। ठीक है, मैनीट्रीरियर डिजीज, जो भी इसका नाम है, मैनीट्रीरियर डिजीज। दो हमारे पास डिजीज है, मैनीट्रीरियर डिजीज, और आपका आता है जी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में आपकी होती है हाइपरट्रॉफी, मतलब कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है किसकी, प्राइटल सेल की। देखें, जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा होता है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है, और उससे क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी ऑफ हाइपरट्रॉफी ऑफ किसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, प्राइटल सेल की। ऐसे ही है ना। देखें, जब आप
आपका गैस्ट्रिन बहुत ज्यादा पीछे से सक्रिएट होगा, तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, पाराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा। जब आपका पाराइटल सेल स्टिमुलेट होंगे तो उससे क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी। किसकी हाइपरट्रॉफी होगी, पाराइटल सेल की। इसको बुक पे लाजमी लिख लेना। लेकिन जो आपका मैनीटेरियल डिजीज है, मैनीटेरियल डिजीज में क्या होता है कि आपकी हाइपरट्रॉफी के बजाय क्या होता है, एट्रॉफी हो जाती है। मैनीटेरियल डिजीज में क्या हो जाती है, एट्रॉफी ऑफ पाराइटल सेल्स। जो आपके पाराइटल सेल्स हैं इनकी क्या हो जाती है, एट्रॉफी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है इसमें गैस्ट्रिनोमा होता है। गैस्ट्रिनोमा की वजह से क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। किसकी, पाराइटल सेल की। जाहिर बात है गैस्ट्रिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पाराइटल सेल को। लेकिन जो आपका मैनीटेरियल डिजीज है, मैनीटेरियल डिजीज में क्या होता है, एट्रॉफी होती है पाराइटल सेल की। लेकिन जो स्टमक का बाकी सेल है, जो स्टमक के बाकी म्यूकोजा है, उसका क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया। उसका क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। उसका क्या होता है, हाइपरप्लेजिया। अब आप कहते हैं कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, देखो इन दोनों डिजीजेज में, जो आपका जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है और जो आपका मैनीटेरियल डिजीज है, इन दोनों में आपको क्या मिलती है, आपको हाइपरट्रॉफिड, आपको क्या मिलते हैं, हाइपरट्रॉफिड रुगे। ठीक है, हाइपरट्रॉफिड स्टमक रुगे, मतलब कि स्टमक के अंदर आपको जो उसके लाइनिंग है, जो उसके रुगे हैं, वो आपको हाइपरट्रॉफिड मिलेंगे। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि अगर आपके जो पाराइटल सेल है उनकी एट्रोफी है, अगर पाराइटल सेल की एट्रोफी है तो आपने कहना है इट इज मैनीटेरियल डिजीज। लेकिन अगर पाराइटल सेल की क्या है, हाइपरट्रॉफी है, अगर पाराइटल सेल की क्या है, हाइपरट्रॉफी है, तो आपने कहना है इट इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अगर एट्रोफी है तो आपने कहना है मैनीटेरियल डिजीज, और अगर क्या है आपकी हाइपरट्रॉफी है तो आपने कहना है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। आपने क्या कहना है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये एक मतलब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे बताएं जरा, शाबाश, समझ आई है, नहीं तो फिर मैं इसको दोबारा बताऊं। चलें जी, समझ आ गई है। जी, हम एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी से हमें क्या पता चलेगा, हाइपरट्रॉफिड स्टमक रुगे। ठीक है, एंडोस्कोपी से हमें हाइपरट्रॉफिड स्टमक रुगे करेगा। और हम दोनों में ये मिलते हैं। ठीक है, हमें दोनों में हाइपरट्रॉफिड रुगे ही मिलते हैं। लेकिन जो आपका जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है इसमें पाराइटल सेल की हाइपरट्रॉफी होगी, और जो आपका मैनीटेरियल डिजीज है इसमें आपको एट्रॉफी मिलेगी पाराइटल सेल की। पाराइटल सेल की क्या मिलेगी, एट्रॉफी मिलेगी। ठीक हो गया, और ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपका आता है जी मैदे का कैंसर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमाज। गैस्ट्रिक कार्सिनोमाज, गैस्ट्रिक कार्सिनोमाज। तो कार्सिनोमा इसके एंड पे आ रहे, तो ये क्या होगा, मिलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा, शाबाश बताए ना मुझे जरा। ये क्या होगा, मिलिग्नेंट होगा, बिनाइन होगा। जी, जाहिर सी बात है, अगर कार्सिनोमा आ रहा है, बिनाइन कौन कह रहा है, डॉक्टर खिजर। देखिए, जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा हमेशा क्या होता है, आपका मिलिग्नेंट होता है। लेकिन अगर सिर्फ एंड पे ओमा आ रहा हो, अगर सिर्फ एंड पे ओमा आ रहा हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें बिनाइन होता है। ठीक हो गया, तो जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा इज ऑलवेज मिलिग्नेंट। ठीक है, कार्सिनोमा क्या होता है, मोस्टली मिलिग्नेंट ही होता है। इसमें उसने लिखा हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन आपका जो मोस्ट कॉमन मैदे का कैंसर है, मोस्ट कॉमन इज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो मैदे के कैंसर है उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज योर गैस्ट्रिक अडीनो कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक अडीनो कार्सिनोमा मतलब कि जो अगर स्टमक के एपिथेलियम का, जो कोलमनर एपिथेलियम, अगर उसका कैंसर हो जाए तो इसको हम कहते हैं अडीनो कार्सिनोमा। इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो मोस्ट कॉमन क्या है आपका, गैस्ट्रिक अडीनो कार्सिनोमा है। उसके अलावा लिम्फोमा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जीआई स्ट्रोमल। ठीक है, जीआई स्ट्रोमल ट्यूमर, कि जो जीआई के स्ट्रोमल सेल्स हैं उनका अगर ट्यूमर हो जाए तो उसमें क्या होगा। ठीक है, जीआई स्ट्रोमल ट्यूमर्स। और इसके अलावा आपके पास आता है जी कार्सिनाइड। ठीक है, कार्सिनाइड ट्यूमर। कार्सिनाइड ट्यूमर हो सकता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था एंडोक्राइनोलॉजी में, बड़ी डिटेल में पढ़ाया था कार्सिनाइड ट्यूमर क्या होता है। लेकिन ये स्टमक में बड़ा रेयर होता है। ठीक है, स्टमक तक ये मेटास्टाइज नहीं करता। जी डॉक्टर काशिफ, जरा मुझे बताना, जो कार्सिनाइड ट्यूमर होता है ये क्या होता है, कार्सिनाइड ट्यूमर क्या होता है, और इसकी हमने एक बड़ी स्पेसिफिक सी चीज पढ़ी थी। जी डॉक्टर काशिफ लावे, बताएं जरा मुझे कि जो कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है इसमें क्या होता है। बताएं बताएं, शाबाश। जी वो तो आप सही बता रहे हैं, जो राइट होता है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, मतलब पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है, इसमें कौन सा ट्यूमर होता है। जी डॉक्टर मारिया, एक्सीलेंट। जो सेरोटोनिन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का ट्यूमर हो जाता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमने पढ़ा था, ये हमारे अपेंडिक्स से स्टार्ट होता है। और मैंने आपको इसकी बड़ी जबरदस्त एक चीज बताई थी कि जो कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है, कार्सिनॉइड ट्यूमर जो होता है, ये आपके राइट साइड ऑफ हार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट को इफेक्ट करता है। लेकिन जो आपका लेफ्ट साइड है वो नॉर्मल रहती है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट नॉर्मल रहती है, लेकिन जो आपकी राइट साइड है ये इसको इफेक्ट करता है। इसकी क्या वजह है जी, वन वर्ड आंसर देना है। वन वर्ड आंसर देना है। लंग में एंजाइम तो होता है, लेकिन उस एंजाइम का नाम भी तो बता दें।
लंग में कौन सा एंजाइम होता है जी? सोचे सोचे, एम ए ओ एस एस, अल्लाह भला करे, एस कहाँ से आ गया? एस तो हमने रीनल सिस्टम में पढ़ा था। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का कोई चक्कर नहीं है इधर। मैंने अब बता भी दिया, एम ए ओ ऐसे ही था ना। पैरासीटामोल, क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए एमएओ, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, माशाल्लाह सारे भूल के बैठे हुए हैं। देखो मैंने कहा था कि जो आपका कार्सिनाइड ट्यूमर होता है ये आपके राइट साइड को अफेक्ट करता है लेकिन लेफ्ट साइड को अफेक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब आपका कार्सिनाइड ट्यूमर आपकी लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में क्या पड़ा होता है? लंग्स में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज पड़ा होता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की वजह से जो आपका कार्सिनाइड ट्यूमर है वो लेफ्ट साइड में अफेक्ट नहीं कर पाता। ये पूरा हमने टॉपिक पढ़ा था और बड़ी डिटेल में पढ़ा था और माशाल्लाह सारे लावे बोल के बैठे हुए हैं। चलें कोई बात नहीं है, इसको आपने रिवाइज करना है। कार्सिनोइड ट्यूमर क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी में ये बताया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, ये उसने बताया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जो आप इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगी। मतलब जो आपका गैस्ट्रिक कार्सिनोम है इसका मरीज आपके सामने किस कौन कौन सी सिम्टम्स लेके आएगा। अच्छा मुझे बताना जरा, आज सैटरडे इसलिए बच्चे भी कम है, और मुझे बताना क्या थके क्यों हुए हैं सारे? कोई मतलब आज बिल्कुल आवाज आ रही है हर बंदे के चेहरे पे कि नहीं बस ना ही बताना पड़ता है कुछ, यहाँ आज स्नो ही है, स्नो की वजह से सारे थक गए हैं। जी 5:40 तक क्लासेस थी। देखे मैं भी बस, मैं आपसे भी ज्यादा शायद थका हुआ हूँ, लेकिन देखे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप भी थोड़ा सी हिम्मत करें और पढ़ लें। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा ही पढ़ेंगे। बहुत क्लासेस थी आज, चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा था। चेहरा देख के आपने क्या करना है, देखें जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंटेशन इसकी जो गैस्ट्रिक कार्सिनोम है इसकी प्रेजेंटेशन आपको लेट मिलती है, मतलब काफी देर बाद आपको पता चलता है। सर न्यूरो का मॉड्यूल था, देखें न्यूरो के मॉड्यूल ऐसे ही होते हैं। अच्छा, इसमें इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, लेट होगी, मतलब काफी देर बाद आपको पता चलेगा कि यार फलाने बंदे को ना इसका स्टमक कैंसर है। उसके बाद इसमें वेट लॉस होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मरीज हो ना कैंसर का, कोई भी मरीज कैंसर का हो तो उसमें वेट लॉस लाजमी होता है। वेट लॉस लाजमी होता है, तो कैंसर के मरीजों में हमेशा वेट लॉस लाजमी होता है। और इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, क्या होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, वेट लॉस होगा। उसके अलावा अर्ली स्टाइटी, मतलब वो थोड़ा सा बेचारे खाएंगे और उनका पेट पेट भर जाएगा, अर्ली स्टाइटी। ठीक है, अर्ली स्टाइटी होगी, थोड़ा सा खाएंगे और पेट भर जाएगा। उसके अलावा इसमें मतलब इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो लेट होती है, और इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, अर्ली स्टाइटी होती है। उसके अलावा और इसमें कुछ केसेस में हमें जो मरीज होता है उसकी गर्दन काली मिलती है। ठीक है, जो उसकी गर्दन हो जाएगी वो काली हो जाएगी, उसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, नाइग्रिकेंस एकैंथोसिस। नाइग्रिकेंस एकैंथोसिस, नाइग्रिकेंस एकैंथोसिस। ठीक है, तो जो मतलब गर्दन जो होती है ना उसकी वो काफी ज्यादा काली हो जाती है। तो नाइग्रिकेंस एकैंथोसिस इस कंडीशन को कहते हैं। इसमें अर्ली स्टाइटी होती है, वेट लॉस होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, और ये हमें काफी ज्यादा लेट नजर आता है। ये हमें काफी ज्यादा लेट नजर आता है। उसके अलावा ऐसे लोग जिनमें टाइप ए ब्लड है, ठीक है, जिनमें क्या है, टाइप ए ब्लड है, उसमें ये मोस्ट कॉमन होता है। उसमें ये क्या आता है, मोस्ट कॉमन होता है। बाकी इसमें आगे उसने लिखा हुआ है कि इसकी एक टाइप है इंटेस्टाइनल। ठीक है, इसकी एक टाइप है इंटेस्टाइनल टाइप, तो उसको जरा हम पढ़ लेते हैं। इंटेस्टाइनल टाइप में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इट इज एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी, कि अगर एक मरीज है और उसको इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी का, ठीक है, जाहिर बात है जब उसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका एसिड ज्यादा बनेगा, अल्सर बनेंगे, जब अल्सर बनेंगे तो उसको कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो एच पाइलोरी। उसके अलावा डाइटरी नाइट्रोजमाइंस, ठीक है, मतलब स्मोक्ड फूड। टाइप ए में क्यों, देखिए टाइप ए का मुझे भी नहीं पता, इसका रीजन नहीं हमें पता, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनमें ए ब्लड ग्रुप होता है उनमें इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। नेक ब्लैक क्यों है टाइप ए में, क्यों, देखिए इसका रीजन हमें नहीं पता होता, ये कुछ इडियोपैथिक चीजें भी होती हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। एच पाइलोरी, एच पाइलोरी में ये क्या होता है, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा आपके पास आता है जी डाइट्री नाइट्रो नाइट्रोजोमाइंस। ठीक है, डाइट्री नाइट्रोजोमाइंस, देखिए ये उन लोगों में मतलब उन फूड्स में होता है जो स्मोक्ड फूड होता है, जो आप बारबेक्यू करते हो या ये सारी चीजें करते हो तो इनमें ये ज्यादा होता है, स्मोक्ड फूड में ज्यादा होता है। उसके अलावा टोबैको, ठीक है, मतलब कोई बंदा टोबैको यूज करता है उसमें हो सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग है, ए कलोरेडिया, ठीक है, स्मोकिंग, स्मोकिंग है, कोई बंदा स्मोकिंग करता है उसमें ये हो सकता है ए कलोरेडिया। ठीक है, ए कलोरेडिया मतलब कि उसके स्टमक में क्या हो रहा है, एसिड नहीं बन रहा, तो उसमें भी हो सकता है। उसके अलावा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में भी क्या हो सकता है, ये कम हो सकता है। ठीक है, तो एचसीएल कम होने की वजह से, उसके अलावा आपके पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, तो इन सारी वजह से आपको क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा हो सकता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ आपने इसको याद ही करना है। उसके बाद आपकी आता है जी डिफ्यूज वाला। ठीक है, जो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज में क्या होता है, डिफ्यूज में क्या होता है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी। ये जो आपका डिफ्यूज है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद, ये आपका एसोसिएटेड नहीं है,
ये आपका एसोसिएटेड नहीं है, किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? एच पाइलोरी के साथ। ये आपका एच पाइलोरी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। और इसमें आपको एक सबसे जो एक ही बात आपने याद रखनी है कि जो आपका डिफ्यूज वाला होता है इसमें आपको सिग्नेट सेल्स मिलते हैं। इसमें आपको सिग्नेट सेल्स मिलते हैं। सिग्नेट सेल्स क्या होते हैं कि उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सिग्नेट सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो किससे भरा होता है? वो म्यूकस से भरा होता है। वो किससे भरा होता है? म्यूकस से भरा होता है। और जो उनका न्यूक्लियस होता है, जो उनका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस उनका साइड पे चला जाता है। न्यूक्लियस उनका साइड पे चला जाता है, पेरिफेरी में चला जाता है। और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है? उसमें म्यूकस भरा होता है। तो इसको हम कहते हैं सिग्नेट सेल्स। उसमें लिखा हुआ है कि म्यूसिन फिल्ड सेल्स विद पेरिफेरल न्यूक्लियाई। और स्टमक वाल ग्रोसली थिकन एंड लेदरी, के जो आपके स्टमक की दीवारें होंगी वो आपको ग्रोसली थिक मिलेंगी और क्या मिलेंगी? लेदरी मिलेंगी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लिनाइटस प्लास्टिका। लिनाइटस प्लास्टिका। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लिनाइटस प्लास्टिका कहते हैं। तो ये अब मतलब रीडिंग वाली बात है, इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है। बनता ये स्टमक में है या इंटेस्टाइन है? ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन में नहीं, नहीं। देखें डॉक्टर जोहा, ये उसमें बनता है, अल्लाह भला करे, स्टमक में बनता है। ठीक है, स्टमक में बनता है ये। और इंटेस्टाइनल हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो आपके सेल होते हैं वो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है उनका। पहले इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, बनता ये स्टमक में ही है। ठीक है, बनता ये स्टमक में ही है। इंटेस्टाइन के हम बाद में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन के कार्सिनोमा कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपका आता है जी विर्चू नोड। अगर यही जो आपका ट्यूमर है, अगर यही जो मतलब जो स्टमक का कैंसर है, अगर आपका कहाँ तक फैल जाए? सुप्रा क्लेविकुलर नोड तक फैल जाए तो इसको हम कहते हैं विर्चू नोड। विर्चू नोड हम किसको कहते हैं? कि अगर आपका ये जो ट्यूमर है ये आपका स्प्रेड हो जाए, ठीक है, आपका ये कहाँ तक स्प्रेड हो जाए? स्प्रेड टू सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है, स्प्रेड टू सुप्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकुलर नोड, आपका जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है, अगर वहां तक ये फैल जाए तो इसको हम कहते हैं विर्चू नोड। और क्रंकबर्ग, ठीक है, क्रंकबर्ग नोड हम किसको कहते हैं? कि अगर आपका यही जो ट्यूमर है इसकी हो जाए बाइलेटरल मेटास्टेसिस। इसकी क्या हो जाए? बाइलेटरल बाइलेटरल मेटास्टेसिस। ठीक है, इसकी क्या हो जाए? बाइलेटरल मेटास्टेसिस हो जाए टू ओवरीज। मतलब अगर एक फीमेल और उसके ओवरीज तक अगर ये कैंसर फैल जाए तो इसको हम कहते हैं क्रंकबर्ग ट्यूमर। ठीक है, और इट इज अबंडेंट म्यूसिन स्क्रीटिंग सिग्नेट सेल्स। और इसमें भी हमें क्या मिलते हैं? अबंडेंट अबंडेंट सिग्नेट सेल्स मिलते हैं। अबंडेंट सिग्नेट सेल्स मिलते हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि क्या होते हैं? म्यूसिन स्क्रीटिंग सेल्स होते हैं। जो कि क्या होते हैं? म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। म्यूसिन स्क्रीटिंग सेल्स होते हैं। उसके बाद उसने लिखा हुआ है सिस्टर मैरी। इसको हम जरा बुक से पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको एक दफा बुक पे लेके चलता हूँ, मुझे पता है आप सारे बोर हो गए हो क्योंकि ये ट्यूमर है ही कुछ ऐसे हैं। तो जरा हम बुक से पढ़ लेते हैं। बुक पे ये लिखा हुआ है, ये देखें, गैस्ट्रिक कैंसर। जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है, गैस्ट्रिक कैंसर में क्या है कि ये इसकी सारी क्या है? प्रेजेंटेशन है ये वाली। इसको आपने हाईलाइट करना है। इसमें वेट लॉस होता है, अर्ली स्टाइटी होती है, अब्डोमिनल पेन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और आपका अकैंथोसिस निग्रिकेंस होती है। लेकिन इसकी कुछ टाइप्स है। एक आपकी है जी इंटेस्टाइनल टाइप। जो इंटेस्टाइनल टाइप है वो एच पाइलोरी, डाइट्री नाइट्रोसमाइंस। और आपके जो ईस्ट एशियन के लोग हैं, टोबैको स्मोकिंग, ए कोलोरेडिया, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इनमें ये क्या है? ज्यादा कॉमन है। कॉमनली ऑन लेसर कर्वेचर। ये जो आपका ट्यूमर होता है ये कहाँ पे होता है? लेसर कर्वेचर पे होता है। और एंड इट लुक्स लाइक अल्सर विद रेज्ड मार्जिन। और ये हमें नजर कैसे आता है? इट लुक्स लाइक अल्सर विद रेज्ड मार्जिन। अब जरा मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि अगर लेसर कर्वेचर पर अल्सर होगा, अगर लेसर कर्वेचर पर अल्सर होगा और उस मरीज को अब्डोमिन में ब्लीडिंग हो रही है, अगर लेसर कर्वेचर के में अल्सर है और उस मरीज के अब्डोमिन में ब्लीडिंग हो रही है, तो मुझे बताएं किस आर्टरी की वजह से हो रही है? जी डॉक्टर अदनान ने पहले ही बता दिया, बाकी भी जरा बताने की जहमत कर लें थोड़ी सी। जी डॉक्टर जोहा जरा आप भी बताएं मुझे। डॉक्टर निमरा आप कहाँ पे हैं? आप भी जरा बताएं। डॉक्टर मिनाल जी डॉक्टर मिनाल ने शॉर्ट करके बता दिया। देखें, अगर आपके लेसर कर्वेचर पर अल्सर होता है तो वो किसको डैमेज कर सकता है? वो किसको रप्चर कर सकता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो आपकी होती है अपना लेसर कर्वेचर, इसमें आपकी मोस्ट कॉमनली कौन सी इफेक्ट होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेकिन आपकी राइट भी हो सकती है, बट आपने कहना है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली लेफ्ट ही होती है, लेकिन राइट भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। बट जो लेफ्ट है इट इज मोर कॉमन। जो लेफ्ट है इट इज मोर कॉमन। मोस्ट कॉमन आपकी कौन सी होती है? लेफ्ट वाली होती है। डिफ्यूज डिफ्यूज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी मोस्ट केसेस ड्यू टू ई कैडारिन म्यूटेशन। मैंने आपको बताया भी था ई कैडारिन क्या होते हैं भला। मैंने आपको कहा था कि फर्ज करो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। ये आपस में ना जुड़े होते हैं, ये आपस में एक खास किस्म की प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं और उनको हम कहते हैं ई कैडारिन। दे आर अटैचिंग प्रोटीन, दे आर अटैचिंग प्रोटीन। सर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो अपर पार्ट ऑफ जी अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है, लेकिन जो मेजर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है दैट इज योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और मोस्ट कॉमनली भी आपकी लेफ्ट वाली ही रप्चर होती है। ठीक है, राइट वाली इतनी रप्चर नहीं होती।
अच्छा देखिए, जो ईकडेरिन्स हैं, ईकडेरिन्स आपके सेल्स को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मोस्ट केसेस ड्यू टू ईकडेरिन म्यूटेशन, के जो अगर ईकडेरिन की म्यूटेशन, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कार्सिनोमा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें स्टमक वाल आपको थिकन मिलेंगे और लेदरी मिलेंगे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं लिनाइटिस प्लास्टिका कहते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लिनाइटिस प्लास्टिका कहते हैं। उसके बाद आपका जी विर्चू नोड। विर्चू नोड हम किसको कहते हैं, कि अगर यही जो आपका कैंसर है अगर आपके सुप्रा क्लेविकुलर नोड तक फैल जाए तो इसको हम कहते हैं विर्चू नोड। और अगर यही कैंसर आपकी दोनों ओवरीज तक फैल जाए, अगर यही कैंसर आपकी ओवरीज तक फैल जाए तो इसको हम कहते हैं क्रंकबर्ग ट्यूमर। इसको हम क्या कहते हैं, क्रंकबर्ग ट्यूमर कहते हैं। और ये जो क्रंकबर्ग ट्यूमर होता है, इट इज अबंडेंट म्यूसिन स्क्रीटिंग सिग्नेट रिंग सेल्स, ठीक है। इट इज अबंडेंट म्यूसिन स्क्रीटिंग सिग्नेट रिंग सेल। और सिस्टर मैरी जोसेफ मॉड्यूल में क्या आता है, सब क्यूटेनियस पेरी एम्ब्लाइकल मेटास्टेसिस होती है, मतलब कि स्किन के नीचे जो आपकी अम्बलाइकस है, जो आपकी नाफ है, इसके इर्द गिर्द क्या आ जाती है, मेटास्टासिस हो जाती है, और इसको हम कहते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। और उसके बाद आपका आता है जी ब्लमर शेल्फ। ब्लमर शेल्फ में क्या होता है, जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जाम का तो पता है ना सब, अपनी फिंगर से उसका जो होता है एनस, उसमें अपनी फिंगर्स इंसर्ट करते हैं, और इसको हम कहते हैं डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। तो आपको ना एक मैस पल्पेट होगा, तो पैल्पेबल मैस मिलेगा ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जाम सजेस्टिंग मेटास्टेसिस टू रेक्टो यूट्राइन पाउच। देखिए एक चीज समझ लें, हमारे पास ना एक पाउच होता है जिसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, जो आपकी पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम की एक समझ लें एक्सटेंशन है कॉडल साइड में, इसको देख लिख लें बल्कि, कॉडल एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम, कॉडल एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम। पाउच ऑफ डगलस हम किसको कहते हैं, कॉडल एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम है इसकी क्या हो जाती है, इसकी कॉडल एक्सटेंशन हो जाती है। तो ये होता क्या, देखो जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो वजाइना होती है, फर्ज करो ये क्या है, वजाइना है, ठीक है, ये क्या है वजाइना, फर्ज करें ये रेक्टम है, ठीक है, ये क्या है रेक्टम है, और ये क्या है फीमेल की वजाइना है, ठीक है, ये क्या है फीमेल की वजाइना है। तो जो मैं अभी रेड से बनाऊंगा, इनके दरमियान ना पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है, और उसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। इसको हम क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। ये फीमेल की बात है, ठीक है। वजाइना और जो रेक्टम है इसके दरमियान एक पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, इसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। लेकिन जो मेल होते हैं, जो मर्द होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ब्लैडर, ठीक है, फर्ज करो ये क्या है, ब्लैडर है, ब्लैडर और जो रेक्टम है, ठीक है, ब्लैडर और रेक्टम, इसके दरमियान एक पाउच होता है पेरिटोनियम का। ब्लैडर और रेक्टम, ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान एक पाउच होता है पेरिटोनियम का, इसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। फीमेल में किसके दरमियान होता है, वजाइना और रेक्टम के दरमियान। और जो आपके मेल होते हैं, मेल में रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान एक पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, और उसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो जो पाउच ऑफ डगलस होगा, अगर इसकी मतलब ये जो ब्लमर शेल्फ है, जो हमारा स्टमक का कैंसर है, अगर ये उसमें पाउच ऑफ डगलस तक मेटासाइज कर जाए, तो इसको हम पालपेट कर सकते हैं, इसको हम पालपेट कर सकते हैं ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जाम। डिजिटल रेक्टल एग्जाम पे हम इसको क्या कर सकते हैं, पालपेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रिक कैंसर। कल हमारा एक टॉपिक रह गया था, बड़ा आसान सा टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट की ये गेम है और फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। बैरेट एसोफेगस। देखें, ये आपकी क्या है, स्टमक है, और ये क्या है, आपका एसोफेगस है, ऐसे ही है ना। अब जो स्टमक होती है, बल्कि हम ना लिख लेते हैं इसको, सिर्फ 2 लफ्जों में आपने याद रखना है। ये ऊपर उसने पता नहीं क्या क्या बकवास याद लिखी हुई है, इसको छोड़ो, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। इसमें होता क्या है, जो आपका होता है ना एसोफेगस, जो आपकी खुराक की नाली है, नॉर्मली ये किस एपिथेलियम से बनी है, नॉर्मली ये बनी है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड। मुझे बताना जरा, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है भला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब ये क्या होगा, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से आपकी क्या बनी होती है, आपकी बनी होती है जी, माशाल्लाह डॉक्टर जोहा आप गलत बता रही हैं, और बाकी जी सारे सही बता रहे हैं, कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इसकी सिंगल लेयर नहीं होती, इसकी क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। और जो आपका खुराक की नाली है, जो आपकी एसोफेगस, वो किससे बनी है, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से। अब होता क्या है कि एक मरीज है और उसको बहुत लंबे अरसे से क्या है, गर्ड है, उसको क्या है, गर्ड है, बहुत लंबे अरसे तक गर्ड है, मतलब उसका जो स्टमक का एसिड है वो वापस आ रहा है उसकी एसोफेगस में। तो जब उसका स्टमक का एसिड वापस उसकी एसोफेगस में आ रहा है, तो उसकी जो एसोफेगस का एपिथेलिया होगा, उसका मेटाप्लेजिया हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, मेटाप्लेजिया हो जाएगा। तो जो आपका स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉन सिलिएटेड, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, नॉन सिलिएटेड
कोलोमनर एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपका नॉन सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम है, इसको हम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। जो इंटेस्टाइन में एपिथेलियम होता है वो कौन सा होता है, नॉन सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम। तो जो नॉन सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम है वो कहाँ पे बन जाएगा, आपकी एसोफेगस में बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंट्रा एपिथेलियम, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। तो जो आपका एसोफेगस का जो एसोफिजियल एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कोलमनर एपिथेलियम में, ड्यू टू क्रोनिक गर्ड, ड्यू टू क्रोनिक गर्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी बैरेट एसोफेगस। के जो आपकी एसोफेगस है वो बैरेट शेप्ड हो जाती है, और इसको हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस। और इट इंक्रीज रिस्क ऑफ अडीनोकार्सिनोमा, और इसमें अडीनोकार्सिनोमा का चांस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर जो है वन कैसे होती है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसकी वन सिंगल लेयर कैसे होती है, वो तो सिंपल स्क्वेमस होता है। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं, और मुझे जो आप ये मैंने आपको बातें बताई है ना, ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, जिसको हम स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कहते हैं। तो जो एसोफेगस है इसमें इंटेस्टाइन के सेल आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, इंटेस्टाइन के सेल आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि बैरेट एसोफेगस हो जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। सिर्फ आपका एपिथेलियम चेंज हो जाता है, सिर्फ आपका एपिथेलियम चेंज हो जाता है। चलें जी, सबको समझ आ गई है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं, और आगे बस ये है एसोफिजियल कैंसर। इसमें कुछ कोई खास बात नहीं है। जो एसोफेगस है, एसोफेगस, एसोफेगस को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी एसोफेगस है। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। अब जो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोम है, जो आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोम है, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, ये आपका होता है अपर टू थर्ड में। ठीक है, जो ऊपर वाले दो हिस्से हैं, मतलब 2/3। ठीक है, अपर 2/3 में क्या होता है, आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोर कॉमन है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसमें कॉमन है, अपर 2/3 में। और जो आपका अडीनो कार्सिनोमा है, अडीनो कार्सिनोमा किसमें कॉमन है, अडीनो कार्सिनोमा किसमें कॉमन है, आपके लोअर 1/3 में, लोअर 1/3 में, लोअर 1/3 में अडीनो, और अपर 2/3 में कौन सा है जी, आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और ये यही बात उसने लिखी हुई है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि अल्कोहल, हॉट लिक्विड्स, कास्टिक स्ट्रक्चर, स्मोकिंग और एकलेजिया, ये सारे क्या है, इसके रिस्क फैक्टर हैं। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो कुछ लोगों को ना बड़ी आदत होती है गरम गरम चाय पीने की, कि चाय मतलब बस बर्तन से अभी निकले नहीं और हम फौरन पी लें। तो जो लोग गर्म चाय पीते हैं, तो मैंने इसकी पूरी रिसर्च पढ़ी थी, जो गर्म चाय पीते हैं, हॉट टी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। आपको जो एसोफेगस का कैंसर हो सकता है अगर आपको गर्म चाय पीने की आदत है, ज्यादा गर्म, मतलब चाय वैसे होती गर्म ही है, लेकिन अगर आप ज्यादा गर्म चाय पीने की अगर आपको आदत है, तो आपको क्या हो सकता है, आपको एसोफिजियल कैंसर हो सकता है। तो हॉट लिक्विड्स, ठीक है, हॉट लिक्विड्स आर द रिस्क फैक्टर फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और उसमें हॉट टी आती है पाकिस्तानियों के लिए। और जो अडीनो कार्सिनोमा है, अडीनो कार्सिनोमा में क्या आता है, क्रोनिक गर्ड। ठीक है, गर्ड, बैरेट एसोफेगस, ओबेसिटी, टोबैको, स्मोकिंग, ये सारा कुछ आपने पढ़ देना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, मरीज आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब पहले मैं ना, पहले मैं जब कोई सख्त चीजें खाती थी या खाता थी तो मुझे प्रॉब्लम होता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता को इतना मसला हो गया कि अब मैं कुछ पी भी नहीं पा रहा। ठीक है, पहले मुझसे कुछ खाया नहीं था जाता, अब मुझसे कुछ पिया भी नहीं जाता। तो क्या होगा कि उसको डिस्फेजिया होगा, फर्स्ट सॉलिड्स देन लिक्विड, पहले सॉलिड देन लिक्विड। और अगर जाहिर बात अगर कैंसर है तो कैंसर में हमेशा आपको क्या होता है, वेट लॉस होता है। और अग्रेसिव कोर्स ड्यू टू लैक ऑफ सिरोजा इन एसोफिजियल वाल। देखिए एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, कि जो एसोफेगस का कैंसर होता है ना, इसका मेटास्टेसिस बहुत जल्दी होता है, इसका अग्रेसिव मेटास्टेसिस होता है। क्यों अग्रेसिव मेटास्टेसिस होता है, क्योंकि जो एसोफेगस है, एसोफेगस में सिरोसा नहीं होती, एसोफेगस में सिरोसा नहीं होती, एसोफेगस में सिरोसा नहीं होती, और उसकी वजह से इसका जो मेटास्टेसिस है बहुत जल्दी से होता है, अलोइंग रैपिड एक्सटेंशन, मतलब ये बड़ी जल्दी से फैलता है। और इसका पुअर प्रोग्नोसिस है ड्यू टू एडवांस डिजीज एज प्रेजेंटेशन, मतलब जब हमें पता चलता है कि इसको कैंसर है तो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, और इसमें वेट लॉस होता है, अग्रेसिव कोर्स होता है ड्यू टू लैक ऑफ सिरोसा। डॉक्टर अदनान और डॉक्टर खिजर ने आगे क्वेश्चन किया था कि हर कैंसर में आपको वेट लॉस क्यों होता है, हर कैंसर में आपको वेट लॉस ही क्यों होता है। देखिए मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी, रीनल में भी मैंने ये बात बताई थी, दोबारा बात बता देता हूँ, कि ये जो आपका वेट लॉस वाला ना, इसके बारे में दो थ्योरी है। मैंने दो बड़े अथेंटिक टीचर से बताया था, मतलब बड़े दो अथेंटिक टीचर था जिनसे मैंने खुद पूछा था कि जो आपका वेट लॉस है, कैंसर में वेट लॉस क्यों होता है। तो मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। एक है जी आपका डॉक्टर हाफिज आतिफ को तो सब आप माशाल्लाह जानते ही होंगे, बड़े अच्छे टीचर हैं। तो उनसे मैंने खुद ये क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो कैंसर होता है, कैंसर में वेट लॉस क्यों होता है। डॉक्टर हाफिज आतिफ ने ये कहा था
कि चूंकि जो कैंसर होता है, कैंसर में क्या बनते हैं, कैंसर में ऐसे साइटोकाइंस बनते हैं, कैंसर में कुछ साइटोकाइंस बनते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, सटाइटी इंक्रीज हो जाती है। सटाइटी इंक्रीज हो जाती है मतलब कुछ सटाइटी इंक्रीजिंग साइटोकाइंस बनते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगती। जब उसको भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, जाहिर बात है, जब वो कुछ खाए पिएगा नहीं तो उसको क्या होगा, वेट लॉस होगा। उसका क्या होगा, उस वो कमजोर हो जाएगा, उसका वेट लॉस होगा। लेकिन एक और टीचर थी, ठीक है, एक और फीमेल टीचर थी, और उन्होंने ये बताया था कि चूंकि जो वेट लॉस क्यों होता है, वेट लॉस आपका कैंसर में क्यों होता है, क्योंकि इसमें हो रही होती है अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। इसमें जो कैंसर में क्या हो रही होती है, आपके जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। आपके जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। तो प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एनर्जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से क्या हो जाता है कि जाहिर बात है, जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी तो क्या होगा, आप में वेट लॉस हो जाएगा। आप में क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वेट लॉस, के वेट लॉस हमारे कैंसर में क्यों होता है। तो इसकी दो थ्योरी हैं, बाकी कंफर्म मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, सारे अपनी अपनी थ्योरी बता देते हैं। लेकिन ये दो थ्योरीज हैं और दोनों थ्योरीज अथेंटिक है, ठीक है, दोनों थ्योरीज क्या है, अथेंटिक है। बाकी बाकी इसमें यही है। ओके जी, अब मुझे जरा शाह बात जल्दी से बताएं कि एसोफिजियल कैंसर की समझ आ गई है, एसोफिजियल कैंसर की समझ आ गई है। चलें जी, सबको समझ आ गई है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि जो गर्ड है, गर्ड, मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट भेजा था ग्रुप में, और मैं इसको ना एक दफा आपको बता देता हूँ कि आपने उसका ट्रीटमेंट करना कैसे है। ठीक है, तो मैं कहाँ गए हमारे नोट्स, इसको जरा हम कर लेते हैं 2 मिनट में, बस 2 मिनट की काम है। जो गर्ड होता है, गर्ड, गर्ड में आप मतलब जो एक गर्ड का मरीज है, और उस मैंने आपको ना ग्रुप में भेजा हुआ है ये सारा, तो उसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। लेकिन जो गर्ड का ट्रीटमेंट होता है मैं आपको एक दफा करवा देता हूँ कि आपने उसको ट्रीट कैसे करना है। देखो, इसमें जो चीफ कंप्लेंट्स होंगी, सीसी का मतलब होता है चीफ कंप्लेंट्स। इसमें चीफ कंप्लेंट्स क्या होंगी कि मरीज आपके पास आएगा और वह कहेगा, डॉक्टर साहब जो मेरी स्टर्नम है, जो मेरी चेस्ट है, चेस्ट में जो स्टर्नम है, मतलब रेट्रोस्टर्नल पेन होगी, उसको क्या होगी, रेट्रोस्टर्नल पेन। वो कहेगा कि मुझे ना रेट्रोस्टर्नल पेन है, स्टर्नम के पीछे पेन होती रहती है, जलन होती रहती है। और क्या है, डेट वर्सन विद लेइंग, मतलब जब मैं लेटता हूँ मुझे पेन होती है, और जब जब मैं लेटता हूँ तो लेटने से क्या हो जाती है, वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। उसके बाद वो और आपको क्या कहेगा, जब मैं लेटता हूं तो वर्स हो जाती है, या फिर रात के टाइम पेन बहुत ज्यादा होती है, रात के टाइम जलन बहुत ज्यादा होती है। तो नाइट टाइम भी वर्स हो जाती है, और आप जब लेटते हो तो तब भी जो पेन है वो वर्स हो जाती है। उसके बाद मुझे एक प्रेशर सा फील होता है, प्रेशर फील होता है चेस्ट पे, ठीक है, प्रेशर ऑन चेस्ट, चेस्ट पे क्या होता है, आपको एक प्रेशर फील होता है। उसके अलावा रीगर्गिटेशन सी फील होती है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरा पेट में खाना है वो वापस आ रहा है, जो पेट का खाना है वो बाहर निकलता है, तो इसको हम कहते हैं रीगर्गिटेशन। तो मुझे रीगर्गिटेशन फील होती है, रेट्रोस्टर्नल पेन फील होती है, लेइंग वर्स, नाइट वर्स, मतलब जो जब मैं लेटता हूँ तो और ज्यादा शदीद हो जाती है, रात को और ज्यादा शदीद हो जाती है। और मुझे ना एक चेस्ट पे बाहर सा रहता है, बाहर सा रहता है। और मुझसे कुछ खाया पिया भी सही नहीं जाता, डिसफेजिया है। क्या है जी, डिसफेजिया है। अब आप क्या कहोगे, आपका इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे अपर एंडोस्कोपी, ठीक है, अपर एंडोस्कोपी होगी, और 24 आवर एसोफिजियल पीएच होगी। लेकिन अगर अब हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं कि इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। देखो, इसमें आपने जो मेजर चीज यूज करनी है ना, मेजर चीज है जी इसमें प्रोटॉन पंप इनिबिटर, आपने प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज करनी है। अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप सबसे पहले उसको दे सकते हो कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल मैं ब्रांड नेम बताता हूँ, ब्रांड नेम जो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर है जमाना है, दैट इज योर एसओ, ठीक है, एसओ, एसओ। और ये हमेशा 40 mg का होता है, 20 mg और 40 mg दोनों में अवेलेबल है, कैप एसओ। और इसमें क्या होता है, एस ओमेप्राजोल होता है, इसमें क्या होता है, एस ओमेप्राजोल होता है। तो आप उसको ये दे सकते हो, एस ओमेप्राजोल दे सकते हो, या फिर उसको क्या दे सकते हो, राइजिक 40, ठीक है, राइजिक 40 आप सबको पता होगा, राइजिक। लेकिन अगर राइजिक तो ओमेप्राजोल है, और उसका बड़ा भाई कौन सा है, एस ओमेप्राजोल। तो एस ओमेप्राजोल की इफेक्टिवनेस ज्यादा है, तो आप उसको दोगे कैप्सूल एसओ 40 mg दोगे। उसके अलावा, और लेकिन आप ये देना कैसे है, 30 मिनट आपने उसको कहना है कि जब आप खाना खाओ तो उससे 30 मिनट पहले आपने खाना है, 30 मिनट पहले आपने देना है मील के। उसको कहना है कि आपने रात का जब खाना खाना है तो 30 मिनट पहले आपने ये कैप्सूल लेना है, ठीक है, 30 मिनट कैप्सूल आपने पहले लेना है। लेकिन अगर आपको एसओ नहीं दे सकते तो एसओ की बजाय इसका अल्टरनेटिव है, दैट इज योर रेजोडेक्स, कैप्सूल रेजोडेक्स, ये भी ब्रांड नेम है, रेजोडेक्स। रेजोडेक्स में क्या होता है, रेजोडेक्स में भी आपका यही होता है, डेक्सोलोंजाप्राजोल, ठीक है, डेक्स लेंजोप्राजोल, डेक्स लेंजोप्राजोल।
डेक्सलेंजोप्राजोल, मतलब ये भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। और ये भी कितना होता है, ये आपका होता है जी 30 mg में भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, और 60 mg में भी अवेलेबल है। और इसको आपने देना है ओडी में, मैंने आपको ये ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है। और ये भी आपने खाने से 30 मिनट पहले देना है। अब ये तो हो गया, हमने एसिड को तो कम कर दिया है, ठीक है, एसिड को तो हमने कम कर दिया है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, हम उसकी रीगर्गिटेशन को कम करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि यार उसमें रीगर्गिटेशन हो। तो रीगर्गिटेशन को कम ठीक करने के लिए, इवन कि अगर कोई पेशेंट है और उसको उल्टियां आ रही हैं, ठीक है, वॉमिटिंग के लिए भी आप ये टैबलेट यूज करते हो, दैट इज योर टैब मोटिलियम, ठीक है। आप उसको टैब मोटिलियम भी दे सकते हो। मोटिलियम से क्या होगा, मोटिलियम से क्या होगा कि उसको एक तो उसकी मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी। टैब मोटिलियम दे सकते हो 10 mg, ठीक है। या इसके अलावा आप दे सकते हो गैनाटोन, ठीक है, एक टैबलेट होती है गैनाटोन, ठीक है। तो इसमें होता है इट्रोप्राइड होता है, ये 50 mg में अवेलेबल है। और जो आपकी मोटिलियम है ये 10 mg में अवेलेबल है। तो ये दोनों आप उसके साथ मिला के दोगे। और इसके अलावा आपका एक बड़ा मशहूर जमाना शरबत है, दैट इज योर सिरप गैविस्कॉन, ठीक है, सिरप गैविस्कॉन। मतलब किसी कोई मरीज है और उसको गैस रहती है, उसको कोई गैस का प्रॉब्लम है, उसके सीने में जलन होती है, तो वो हम उसको गैविस्कॉन दे सकते हैं। अगर आपके पास गैविस्कॉन अवेलेबल नहीं है, तो एक और ब्रांड नेम है, दैट इज योर हिल गैस, ठीक है, आप उसको हिल गैस भी दे सकते हो। अगर हिल गैस नहीं है तो एक और शरबत है जो कि मेरे टीचर ने इन्वेंट किया था, मेरे एक टीचर है बड़े काबल, और उनकी ये इन्वेंशन है, मतलब जो इसका केमिकल फार्मूला उन्होंने बनाया था। तो उसका नाम है म्यूकेन, ठीक है, उसका क्या नाम है, म्यूकेन। तो म्यूकेन सिरप भी आप उसको दे सकते हो। गैविस्कॉन, हिल गैस एंड म्यूकेन, ये तीनों आप उसको दे सकते हो। तो आपने इसको तीन चीजें टोटल देनी है। एक आपने उसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर देना है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर में या राइजिक दे सकते हो, एसओ दे सकते हो, रेजोडेक्स दे सकते हो। आपने दूसरा उसकी मोटिलिटी को ठीक करने के लिए, मतलब उसमें रीगर्गिटेशन को कम करने के लिए, आप उसमें क्या देनी है, आपने मोटिलियम देनी है। आपने इसमें मोटिलियम देनी है ताकि उसकी जो मोटिलिटी है वो तेज हो जाए, और मोटिलिटी तेज होने से क्या होगा कि उसमें रीगर्गिटेशन कम हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे आपने एसिड को कम करने के लिए आपने क्या देना है, गैविस्कॉन दे सकते हो, या कोई भी सिरप आपने देना है। ठीक होगा, तो ये आपने याद रखना है, इसमें कोई खास बात नहीं है।